इतना छोटा समझाएगा ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी जाएगी मेरी कल, ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी। हाफ सेंचुरी तो हाफ सेंचुरी जमाने के लिए असलियत में तो हो चुकी है, ठीक है। तो बर्थडे कुछ नहीं होता भाई, बुढ़ापा होता है, ठीक है। तुम बिलीव करोगे, जब मैं, अब मेरे को अभी तक, कल रात को मैं सोच रहा था, ये कल हम कुछ बात कर रहे थे मैं और मेरा बड़ा भाई, ठीक है। तो वो बड़े भाई से लाइफ रिलेटेड बात तो नहीं होती, ऑब्वियस सी बात है तो बोलेंगे कि भाई ये चल रहा है वो चल रहा है, ऐसे। लेकिन नॉर्मली क्या होता था पहले, जैसे अगस्त मंथ आता था ना, तब सोचता था अरे, मतलब मेरा बर्थडे तो पिछले महीने आता, जुलाई आता था, सॉरी, ठीक है। जैसे वो मंथ आता था ना, तब पता कि अरे बर्थडे आने वाला है, ये होने वाला, वो होने वाला है। लेकिन अब ना कल अगर है भी ना, है तो नहीं, लेकिन एक दिन पहले भी नॉर्मल लग रहा होता है कि हाँ ठीक है, बर्थडे जो है, बुढ़ापा ही तो आ रहा है, कुछ हो तो रहा नहीं जिंदगी में, बुढ़ापा ही आ रहा है, तो ऐसे चलता है, ठीक है। तो इसमें टेंशन मत लो, बर्थडे आएंगे जाएंगे। कितने बारे में बनाने पड़ते, देख रहे हो अपनी गरीबी में, कैसे बताओ भैया भैया, चलो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। बर्थडे कुछ नहीं, सब मोह माया मेरे भाई, सब इधर देखो। हमने पढ़ लिया था, क्या नाम है, हमने सेंट्रल डॉगमा थ्योरी पढ़ी है। अब ये सेंट्रल डॉगमा थ्योरी जो है, अब वो क्या होता है उसका मतलब समझो, ठीक है। अब इसके अंदर अगला पॉइंट लिखना, मतलब सेंट्रल डॉगमा थ्योरी तुमने लिखा है आरएनए डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह वगैरह, उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए is preferred, DNA is preferred for storage of genetic information, DNA is preferred. Next part लिखो, for transmission of genetic information, for transmission of genetic information, RNA is preferred. For transmission of genetic information, RNA is preferred. For transmission of genetic information, RNA is preferred. नेक्स्ट में लिखो, छोटा सा टॉपिक डालो, RNA वर्ल्ड, WORLD, दुनिया, RNA वर्ल्ड, छोटा सा टॉपिक डालो, RNA वर्ल्ड। उससे पहला पॉइंट लिखो, RNA was the first genetic material. RNA was the first genetic material. RNA was the first genetic material. Full stop. Next point. RNA was the first genetic material. Next point. It acts as a catalyst. It acts as a catalyst. It acts as a catalyst. ब्रैकेट में लिखो, राइबोजाइम, RIBOZYME, राइबोजाइम, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए, डीएनए बोल रहा हूं मैं, डीएनए इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए एज इट इज रिएक्टिव, एज, या फिर लिखो एज आरएनए वाज रिएक्टिव, एज आरएनए वाज रिएक्टिव, फुल स्टॉप। अब सुनना जरा ध्यान से, अब हम जो पढ़ेंगे ना यार, जो टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए हम पता है क्या पढ़ेंगे, आज डीएनए रेप्लिकेशन सही से स्टार्ट भी नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले दो चीजें हैं। पहले तो हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वो कब और कहाँ होता है, कैसे होता है, वही हमको अगली क्लास में पढ़ना है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का ये कि एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ना कुछ चीजें बताई गई और वो एक्सपेरिमेंट हमें पढ़ना है। समझाया मैंने क्या बोला? और वो एक्सपेरिमेंट है मेसेसन सेल का एक्सपेरिमेंट। क्यों किया गया, क्या किया गया, वो धीरे धीरे भी टॉपिक में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भैया डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? तो तुम्हें पहले से ही पता है यार, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए का डीएनए बनना, डीएनए से डीएनए का बनना इज नोन एज रेप्लिकेशन। कितना क्लियर? दूसरी बात ये कि ये कब होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं और अब दोबारा बता रहा हूं। ये कब होगा बताओ, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन कब होगी? पूरी सेल डिवीजन के टाइम पर, सेल साइकिल के टाइम पर कब होगी ये मैकेनिज्म?
हाँ कैसे, मैं बताता हूँ सुनो। देखो दो चीजें तुम्हें पता है, याद होगा सेल साइकिल के अंदर दो फेज आ जाते हैं, एक आता था इंटरफेज और एक आता था एम फेज। एम फेज वो फेज है जिसमें एक्चुअल में डिवीजन चलती है, याद है ना। एम फेज वो फेज है जिसमें एक्चुअल में डिवीजन चलती है। इसीलिए इंटरफेज में तीन चीजें होती हैं, G1, S और G2। सेल अभी भी डिवाइड होकर आया, इसलिए वो G1 में एंटर करता है और रेस्ट करता है, और फिर S में वो एंटर करके सेल वो जो डीएनए है उसको डबल कर लेता है। क्यों डबल करता है? क्योंकि उससे पता है एम फेज में जाने के बाद एक सेल के दो टुकड़े हो जाएंगे और बराबर बराबर डीएनए बांटना पड़ेगा। तो बराबर बराबर डीएनए बांटने के लिए उसको डबल भी तो करना पड़ेगा। तो एस फेज के अंदर डीएनए क्या होता है, डबल होगा, और डीएनए का डबल होने का मतलब रेप्लिकेशन है। तो रेप्लिकेशन प्रोसेस कहाँ चलता होगा, डीएनए की मतलब सेल साइकिल के एस फेज। इतना क्लियर है? अब मुझे ये बताओ ये चलता कहाँ होगा। ये तो कब चलता है तो समझ में आ गया, कैसे चलता है वो हमारा टॉपिक ही है, लेकिन कहाँ चलता है ये बताओ। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन वहां चलता होगा जहां जहां डीएनए होता है। तो तुम ये बताओ एक सेल के अंदर मुझे जेनेटिक मटेरियल कहां कहां मिल सकता है। दो चीजें, एक है प्लांट सेल और एक है एनिमल सेल। तो मुझे ये बताओ प्लांट सेल और एनिमल सेल में हमें जेनेटिक मटेरियल कहां मिल सकता है। न्यूक्लियस किसके अंदर मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर, ऑब्वियस सी बात है। प्लांट सेल के अंदर मिलेगा कहां, न्यूक्लियस के अंदर, और एनिमल सेल में मिलेगा कहां, ठीक है। ये और कहां मिल सकता है, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया। कहां मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। याद है ना माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए होता है, और क्लोरोप्लास्ट। क्या क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास होता है क्या, नहीं। क्लोरोप्लास्ट को प्लास्टिक लिख सकता हूं, चलो क्लोरोप्लास्ट लिख दो। क्लोरोप्लास्ट के पास, एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है क्या, नहीं। तो इसका मतलब प्लांट सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल मिलने की तीन जगह है, और एनिमल सेल के अंदर सिर्फ दो। पता समझ में आया कि नहीं आया? अगर कोई प्रोकैरियोट होगा, ये तो यूकैरियोट है ना दोनों, प्रोकैरियोट होगा तो कहां मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस तो होता नहीं है, सब तो साइटोप्लाज्म में चलता है। तो प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में मिलेगा। इतना क्लियर है? और डीएनए रेप्लिकेशन कहां चलेगा, वहीं चलेगा जहां पे डीएनए मिलेगा। समझ में आया? तो डीएनए रेप्लिकेशन इसके अंदर तीन जगह पे चलेगा, इसमें दो जगह पर चलेगा और इसमें साइटोप्लाज्म में चलेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? यहां तक कंफ्यूजन है कोई? खत्म। आता क्लियर है? टॉपिक डालो। अच्छा चलो पहले समझ लो, पहले समझ लो, पहले समझ लो। अब सुनना क्या होगा। अब हुआ ये कि डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर ना ये मैकेनिज्म जो था वो वाटसन क्रिक वगैरह ने दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो मतलब क्रिक ने, अकेले क्रिक ने एक चीज बता के गया वो कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है ना वो एक सेमी कंजर्वेटिव मेथड है। वो एक क्या है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब तुम बोलोगे कि यार सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, दिमाग लगाना। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि मान लो एक डीएनए है, क्लियर, क्या है एक डीएनए। तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड का मतलब ये होता है कि जब एक डीएनए रेप्लिकेट करता है ना, जब एक डीएनए रेप्लिकेट करता है ना, तो एक स्ट्रैंड जो होता है वो पुराना होता है, जो एक स्ट्रैंड होता है वो पुराना होता है। ये तो तुम्हें पता ही, एक से दो बनेंगे, लेकिन एक स्ट्रैंड पुराना होगा और एक स्ट्रैंड नया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ऑनलाइन वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें ये कलर कॉम्बिनेशन अगर दिखाई नहीं देगा तो मुझे बता देना, ठीक है। लेकिन मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये दोनों मैंने मैं मार्कर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये दोनों ब्लैक ब्लैक से डिनोट करे। तो एक ओरिजिनल, एक ओरिजिनल, और जो नया बन रहा है मैं उसको रेड से डिनोट कर रहा हूँ। तो देखो एक ओरिजिनल, एक पुराना, एक ओरिजिनल, एक पुराना, मतलब एक ओरिजिनल एक नया, ऐसा कुछ। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसी को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि आधी इंफॉर्मेशन पुराने वाले की आ रही है और आधी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। अब तुम बोलोगे कि अगर दोनों तरफ नए नए आ जाते, मतलब एक पूरा डीएनए मतलब नए नए का और एक पूरा मतलब पुराने पुराने का, तो उसमें क्या दिक्कत हो जाती? तो देखो यार दिक्कत हो जाती कि इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं हो पाती। समझ आया? अब मान लो फॉर एग्जांपल एक सेल में रहने के कुछ सर्वाइवल चांसेस होते हैं, ठीक है, कैसे जिंदा रहा जाता है उस एनवायरनमेंट में, उस डीएनए को पता है। अब अगर मैं नए नए एक जगह पे रख दूं तो उनको दोनों को पता है क्या? नहीं पता। लेकिन इस केस में फायदा क्या है, एक को पता है और एक को नहीं पता। तो एक जो सर्वाइवल चांस है वो बता देगा, और दूसरा वाला जिसको नहीं पता वो नई चीजें लेकर आएगा। तो इससे दोनों का फायदा होगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसीलिए जब भी डीएनए रेप्लिकेट होता है तो एक स्ट्रैंड नया होता है और एक स्ट्रैंड पुराना, एक स्ट्रैंड नया होता है एक स्ट्रैंड पुराना। इसको कहते हैं डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मेथड से रेप्लिकेट करता है। समझ में आया? तो अभी तो हमने ये पढ़ लिया।
लेकिन इसको प्रूव भी किया गया कि ऐसा ही होता है, और इसको प्रूव करने के लिए कौन आया, दो साइंटिस्ट आए, मेसलसन एंड स्थल। फिर आज हम वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, पहले ये टॉपिक डालो, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। तो टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। क्लियर? रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? डीएनए से डीएनए का बनना। तो इसमें लिखो पहला पॉइंट, डीएनए रेप्लिकेशन टॉपिक डालेगा, पहला पॉइंट लिखो, इट इज द सिंथेसिस ऑफ, it is the synthesis of, it is the synthesis of new DNA strand, it is the synthesis of new DNA strand from the parent DNA, from the parent DNA, from the parent DNA. Next point लिखो, it occurs in S phase of the cell cycle. It occurs in S phase. S phase में होता था, याद होगा। It occurs in the S phase of cell cycle. It occurs in the cell, क्या नाम है, S phase of cell cycle. Next point लिखो, इस पॉइंट के तीन सब पॉइंट है, तो इसलिए लिखना it occurs, पहले पॉइंट में लिखो it occurs, फिर उसके तीन सब पॉइंट बनाओ, it occurs, ठीक है, थर्ड पॉइंट है it occurs, उसके अंदर तीन पॉइंट है, उसके अंदर जो पहला पॉइंट है उसका नाम वो है, लिखना इन साइटोप्लाज्म इन प्रोकैरियोट्स, हटा दिया, सीधा लिखो इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स, इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स, इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स। अगला लिखो इनसाइड न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स। नेक्स्ट है इनसाइड न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स। फर्स्ट पॉइंट रिपीट करना है, कौन सा वाला, प्रोकैरियोट्स वाला। इट क्या नाम है, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म, पहला पॉइंट है इन साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोट्स, सेकंड पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोट्स, थर्ड पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे फर्स्ट था इट इज द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम द पेरेंट स्ट्रैंड। समझ आ गया, पेरेंट स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है, तो मतलब डीएनए रेप्लिकेशन की डेफिनेशन है, ठीक है, इट इज द सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम द पेरेंट्स डीएनए। ये थर्ड पॉइंट लिखो इसके अंदर, जो सब पॉइंट में थर्ड पॉइंट है इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूकैरियोट्स, इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इन यूकैरियोट्स। क्लियर? अब मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट है, वो तीन सब पॉइंट खत्म हो चुके हैं, मेन पॉइंट डालो। नेक्स्ट पॉइंट लिखना इन, सॉरी while giving double helix structure of a DNA, while giving the double helix structure of DNA, comma Watson and Crick gave the scheme, Watson and Crick gave the scheme, SCHEME, gave the scheme for DNA replication, gave the scheme for DNA replication। अगला पॉइंट लिखो, the parent DNA strand breaks, 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 and each strand acts as the template strand, and each strand acts as the template strand for the synthesis of new DNA strand, for the synthesis of new
डीएनए स्ट्रैंड। क्लियर? अब सुनो, अब तुम्हें डायग्राम बनाना है, सुन लो पहले डायग्राम बनाना है। ये जो मैंने लिखा हुआ ना BR, ये मैंने तुम्हें मतलब जो ऑनलाइन वालों के लिए लिखा हुआ है, ये लिखना नहीं है तो कोई दो पेन यूज करो, ब्लैक ब्लू कोई सा भी कलर यूज करो, दो यूज करो, एक ही कलर से दोनों डिनोट करना, जहां पे बी लिखा हुआ है वो एक ही कलर है और ऐसे से, तो ये बी और बी आर ऐसे लिखना नहीं है, बस तुम्हें ये डायग्राम बनाना है। समझ में आया? अलग अलग पेन यूज करो, दोनों एक ही कलर के, एक अलग एक अलग एक अलग बनाओ, फटाफट से बनाओ। सिर्फ इतना बनाना है, डायग्राम बनाना है बस। छोटा डीएनए बनाना है, ज्यादा बड़ा डीएनए बनाने की जरूरत है नहीं, तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके नीचे मतलब मैं लिख रहा हूँ, उसके नीचे लिख देना, जगह बचाना है इसके नीचे, उसके नीचे लिखना है। कलम यूज कर लेना अलग अलग। दिस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव। फिर नीचे लिखा हुआ है गिवन बाय मेसलसन एंड स्थल, STAHL। ये BR लिखना नहीं है, कलर यूज करने पड़ोसी से मांग लो। मैं जो बताते हुए जा रहा हूँ बस। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट पे लिखा था इन यूकैरियोटिक सेल्स। हो गया? हो गया? बना लिया, ये लिख लिया यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव गिवन बाय मेसल्स एंड स्थल। क्लियर? अब ये मेसल्स एंड स्थल एक्सपेरिमेंट क्या है, अब हम इसकी बात करेंगे। क्लियर है? अब सुनना जरा ध्यान से, बता दूं ये पक्का क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, हम इसको, ये पहला स्टेप, यही पहला स्टेप है, इसको भी बनाओगे तुम, लेकिन कैसे बनाओगे मैं बताऊंगा अभी। अब हम क्या करेंगे, मेसल्स एंड स्थल एक्सपेरिमेंट देखेंगे। पहले एक चीज समझ लो, अगर तुम्हें एक्सपेरिमेंट अभी एक बार में समझ में आ गया तो समझ में आ जाएगा, अगर दूसरी बार बताने की जरूरत पड़ी तो तुम्हें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा। समझ में आ गया? लेकिन पहली बार में समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, ये चीज है, इसी को एक बार और रिपीट करूंगा, हो गया खत्म एक्सपेरिमेंट, कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? उसे ध्यान से सुनना। तो सुनो, मैसेज से ऐसा लाइव उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया और एक्सपेरिमेंट के तरीके से उन्होंने क्या बताने की कोशिश करी, उन्होंने ये बोला कि जब भी कोई डीएनए कॉपी करता है ना तो वो ऐसे काम करता है। ठीक है, अब ऑनलाइन वालों को कलर में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी तो समझ जाना। ठीक है, तो एक ही कलर के बना रखे हैं तो ये ऐसे बना। ठीक है, उसने बोला कि पहले ओरिजिनल ओरिजिनल होते हैं और फिर जब वो रेप्लिकेट करते हैं तो एक पुराना एक नया, एक पुराना एक नया ऐसे होता है। क्लियर है बात? अब अगर तुम इसको उठाओगे, दिमाग लगाना जरा ध्यान से, अब तुम क्या करोगे, इनको उठाओगे और इनको क्रॉस कराओगे तो अब कैसे काम चलेगा पहले इसको समझो। ठीक है, अब दिमाग लगाओ। अब ये दोनों जब रेप्लिकेट करेंगे तो ये क्या करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, तो सुनो एक चीज और सुनो, एक चीज और सुनो। जो मैंने नया डीएनए आ रहा है मैं उसको रेड कलर से दिखा रहा हूँ। अब जो नया डीएनए आ रहा है मैं उसको रेड कलर से दिखा रहा हूँ कि नहीं? अब जो भी नया आएगा ना मैं उसको रेड से दिखाऊंगा। मेसल से एक्सपेरिमेंट में क्या करा उन्होंने, इन्होंने ये कलर लिया, मतलब यहाँ से डीएनए लिया, अब जो भी नया आएगा ना मैं उसको रेड कलर से डिनोट करूंगा। किससे डिनोट करूंगा? रेड वाले से। इतना तो क्लियर है, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है। अब जो भी नया डीएनए आएगा तो वो रेड वाले से डिनोट होगा। अब सुनो, अब ये एक्सपेरिमेंट फर्दर आगे बढ़ता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? इसका ब्लैक वाला स्ट्रैंड ये रहा, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और इसका रेड वाला स्ट्रैंड ये रहा, बताओ समझ में आया कि नहीं आया?
अब इसकी बात, इसका ब्लैक वाला स्ट्रैंड ये रहा और इसका रेड वाला स्ट्रैंड ये रहा। अब जो भी नया बनेगा उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? रेड वाले से, जैसे यहाँ पे डिनोट करते हैं रेड वाले से। अब जो भी नया बनेगा उसको रेड वाले से डिनोट करेंगे, ठीक है? तो रेड वाला ये रहा, रेड वाला ये रहा, रेड वाला ये रहा और रेड वाला। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि पहले एक भी रेड नहीं था, फिर अगली जनरेशन में जो भी नया है उसको रेड से डिनोट करे तो 2 रेड के स्टैंड आए, यहाँ पर 4 हो गए, 6 हो गए। समझ आ रहा है? अब ये भी आगे रेप्लिकेट करेगा तो ब्लैक वाले उतने ही रह जाएंगे लेकिन रेड वाले बढ़ते हुए जाएंगे। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रेड वाले धीरे धीरे बढ़ते हुए जाएंगे। अब हुआ ये कि इसको हमने टेस्ट ट्यूब में बनाकर देखा। मेरी बात सुनो, अगर मैं एक टेस्ट ट्यूब बनाऊं तो दिमाग लगाना, अगर ये टेस्ट ट्यूब है और ये टेस्ट ट्यूब इसके लिए, इस वाले के लिए ये वाली टेस्ट ट्यूब है, तो इसमें ब्लैक कलर के स्टैंड है, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर तुम्हें स्ट्रिप दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? स्ट्रिप। तो ब्लैक कलर की दिखाई देगी कि नहीं? ये ब्लैक कलर की स्ट्रिप। बताओ समझ में आया? क्योंकि तुमने डीएनए ब्लैक कलर का लिया हुआ है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अगर इसको मैं टेस्ट ट्यूब में देखूंगा, इसको अगर मैं टेस्ट ट्यूब में देखूंगा तो मेरे को कैसा दिखाई देगा? सुनना जरा ध्यान से। ये अगर एक टेस्ट ट्यूब है तो अगर तुम इसको देखोगे तो ध्यान से अगर देखोगे तो जितने रेड है उतनी ब्लैक है, जितने रेड है उतनी ब्लैक है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? तो जितने रेड है उतने ब्लैक है, तो जो स्ट्रिप बनेगी वो एक हाइब्रिड स्ट्रिप नहीं बनेगी, रेड और ब्लैक का मिक्सचर। अब रेड और ब्लैक के मिक्सचर को मैं किसी ब्लू से दिखा देता, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है? तो रेड और ब्लैक का मिक्सचर क्या बनेगा? ऐसे एक स्ट्रिप बनाएगा, एक ब्लैक भी होगा उसके अंदर और रेड भी होगा, क्योंकि दोनों बराबर है बिल्कुल। पता समझ में आया कि नहीं आया? है कि नहीं? पक्का क्लियर है? ऐसा समझ में आया? अब सुनना, लेकिन यहाँ पर थर्ड जनरेशन में आते ही, जनरेशन मान लो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में आते रेड कलर, रेड की मात्रा बढ़ नहीं गई और ब्लैक तो खत्म ही हो चुका है। ब्लैक अकेले अब आएगा ही नहीं, क्योंकि अब ब्लैक अभी अकेले आ ही नहीं सकता, क्योंकि सब क्या है? रेड के साथ हो गए। अब यहाँ पर जो टेस्ट ट्यूब बनेगी वो कैसी बनेगी? अब इस पर ध्यान देना। ये टेस्ट ट्यूब, इसमें एक बनेगी हाइब्रिड टेस्ट ट्यूब। कैसे हाइब्रिड? हाइब्रिड बनेगी कि नहीं? क्योंकि ये दोनों क्या है? हाइब्रिड है कि नहीं है? ब्लैक और रेड, ब्लैक और रेड, ठीक है? तो एक स्ट्रिप बनेगी हाइब्रिड वाली, इसमें ब्लैक और रेड दोनों होंगे, और एक स्ट्रिप बनेगी जो बिल्कुल रेड की होगी, है ना? तो रेड की स्ट्रिप ये है। अब मुझे ये बताओ, इस जनरेशन में मैं और आगे बढ़ा दूंगा तो कौन सा बढ़ेगा? हाइब्रिड बढ़ेगा या रेड बढ़ेगा? रेड बढ़ता जाएगा। अब धीरे 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 रेड वाला स्ट्रिप बढ़ता जाएगा। इससे साफ प्रूव हो रहा है कि भैया हाइब्रिड तो तभी बन सकती है जब एक रेड और ब्लैक हो, एक रेड और एक ब्लैक हो, वरना तो बन ही नहीं सकती थी, है ना? वरना क्या बनती? एक तरफ ब्लैक आ जाती, एक तरफ रेड आ जाती। अगर ऐसा होता कि ब्लैक ब्लैक जो नए बंदे वो रेड कलर के, लेकिन अगर ऐसा होता कि ब्लैक ब्लैक पुराने पुराने एक तरफ, नए नए एक तरफ, तो यहाँ पे जो स्ट्रिप बनती है वो ब्लैक और रेड की बनती। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इधर भी क्या होता है? एक पूरी प्रॉपर ब्लैक की होती, फिर रेड की होती सारी। लेकिन हो ये रहा है कि हाइब्रिड स्ट्रिप बन रही है, और हाइब्रिड स्ट्रिप का बनने का मतलब है कि ब्लैक और रेड मर्ज होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो एक पुराना आता है और एक नया आता है, एक पुराना आता है और एक, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो, यहां पर हो गया ये खत्म। अब मैंने एनसीईआरटी से अलग क्या बताया था, सुनो। एनसीईआरटी ने, मैंने यूज करा है ब्लैक और रेड, एनसीईआरटी ने यूज करा है रेड और ग्रीन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सेम ही चीज है। उसने भी बोला है कि जो नया स्ट्रिप बन रही है ना, जो नई वाली है वो रेड से है। मैंने भी नई देखो रेड से दिखाई है, बस मैंने ग्रीन की जगह पे ब्लैक यूज कर लिया। मैं ग्रीन यूज कर सकता था, नहीं, बात तो वही है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन उन्होंने एक चीज और इंट्रोड्यूस कर दी है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे, वो 1 मिनट में समझ में आ जाएगी अगर तुम्हें ये समझ में आ चुका है तो। ये बैंड बनाना जरूरी है। ये प्योर ब्लैक है क्योंकि ब्लैक ब्लैक है अभी, ये हाइब्रिड है क्योंकि जितने ब्लैक उतने ही रेड है, तो हाइब्रिड है। लेकिन अगर रेड की मात्रा बढ़ गई तो देखो रेड की अलग स्ट्रिप बनी है और ब्लैक, और हाइब्रिड वाले की, हाइब्रिड है, ब्लैक नहीं है, हाइब्रिड है, हाइब्रिड वाले की अलग बनी है। बताओ समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? अगर ये समझ में आ गया तो अब जो अगला जो मेन टॉपिक, मतलब जो मेन उन्होंने यूज करा था वो मैं 1 सेकंड में समझा दूंगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? बस इन्होंने करा क्या? इन्होंने करा ये कि जो ओरिजिनल डीएनए है ना,
जो इन्होंने स्टार्टिंग में लिया था ब्लैक कलर का, इन्होंने ग्रीन कलर का लिया, हमने ब्लैक लिया, उसको कोड कर दिया नाइट्रोजन की 15 आइसोटॉप से। नाइट्रोजन दो तरीके से एग्जिस्ट करता है, एक 15 आइसोटॉप और एक 14 आइसोटॉप। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या करा, पहले वाला जो था ओरिजिनल वाला, उसको N15 से कोड कर दिया। किससे कोड कर दिया? किससे कोड कर दिया? N15 से। तो ये N15 हो गया, ये N15 हो गया। क्लियर? समझ आया मैंने क्या बोला? और जो नया आ रहा है उसको N14 से कोड करा। किससे कोड करा? N14 से। तो देखो एक इसमें नया है, पुराना है, तो पुराना वाला तो N15 ही रहेगा और नया वाला N14। पुराना वाला तो N15 ही रहेगा और नया वाला N14। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब इसके अंदर एक नया एक पुराना, तो N15 और 14, इसमें दोनों नए तो N14 14, इसमें एक नया एक पुराना N15 और 14 और दोनों नए नए 14 14। तो अब जो भी नया आ रहा है हम उसको कौन से कलर से डिनोट कर रहे थे? रेड से। अब यहाँ पे अगर नंबर उसकी बात करें नाइट्रोजन का तो N14 हो गया। मतलब समझ में आया? तो जहाँ पे तुम्हें नया वाला दिखाई देगा वो N14 होगा और जो पुराना वाला दिखाई देगा वो N, खत्म हो गई बात। तो ये होगा N15, ये होगा N, इसमें दोनों N14, एक N15 एक N14, दोनों N14। कोड इसलिए करा ताकि हम इसको देख सकें, क्योंकि तुम कलर से थोड़ी देख पाओगे, डीएनए को कलर तुम्हें समझाने के लिए करा जा सकता है, असलियत में थोड़ी हो जाएगा, है ना? असलियत में तो हम आइसोटॉप से ही कर सकते हैं ना उसको, मतलब कोड बेसिकली उसको रिएक्ट कर रहा है। हाँ, सीजियम क्लोराइड पर जैसे देखेंगे भी हम, मतलब ये देखने का तरीका है आइसोटॉप के बारे में। ऐसा कुछ बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर इसकी बात करें तो इस स्ट्रिप के अंदर तुम्हें सिर्फ N15 दिखाई देगा क्योंकि सिर्फ ब्लैक ब्लैक ओरिजिनल वाला, लेकिन ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड में तुम्हें क्या क्या दिखाई देगा? 14 और 15 दोनों दिखाई देगा। तो 14 भी है, सीधा लिख दे रहा हूं, तो N14 भी है और N, इसमें ऊपर वाले में क्या दिखाई देगा? 15 और 14 दोनों, और नीचे वाले में सिर्फ 14। तो ये हाइब्रिड है, इसको लिख भी सकते हो तुम, हाइब्रिड है। ठीक है? तो हाइब्रिड में क्या बनेगा? N14 and N, और इस वाले में क्या होगा? सिर्फ N14। अच्छा 36 बार होगा, रहेगा 14। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आराम से सोच लो, ठीक है? लेकिन अगर काम अगले सेशन में करेंगे, जाने किसी को दिक्कत है तो बोलो, नहीं आया समझ, एक बच्चे ने बोला। मैं पूछ रहा हूँ तेरे से, तो जा एक मिनट, मेरे को समझ में आ गया ना, तुम्हें समझ में नहीं आया, एक बच्चे ने ऑनलाइन पे लिख दिया, दोबारा समझाऊंगा, तो बोलते हो क्या दिक्कत है? हाँ, सिर्फ सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म को प्रूव करने की कोशिश की गई। हाँ, कैसे न्यूली वाला आता है पुराना वेरिएशन की बात नहीं कर रहे इधर हम सिर्फ इधर ये देख रहे हैं कि डीएनए जो रैप्ड होता है, डीएनए दो स्ट्रैंड का होता है, तो जब भी इस डीएनए से दूसरा नया डीएनए बनेगा तो उस नए डीएनए के अंदर एक नया आएगा और एक पुराना वाला आएगा, एक पुराना वाला और एक नया वाला आएगा। क्लियर? अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा बोलना, ठीक है? देखो इधर मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने सबसे पहले लिया एक ब्लैक कलर का डीएनए, ठीक है, मतलब N15 वाला डीएनए लिया। अब जब ये डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो जो नया आएगा ना उसको N14 से कोड करेंगे हम। अरे कल्चर में डाल दिया यार, कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो हमने जो ओरिजिनल जिससे कहानी स्टार्ट करी थी वो N15 वाला था, अब जो भी नया ऐड होगा वो N14 वाला होगा। समझ में आया? जो भी पुराना होगा N15 था और जो भी नया आएगा वो N14 होगा। अब जो भी नया आता रहेगा N14 वाला होगा। तो मेरी बात सुनो ना यार, कहानी एक स्टैंड से चालू हुई थी, एक ही से चालू, वो तो ओरिजिनल वही रहेगा ना। अब जो भी नया आ रहा है N14 वाला होगा, तो धीरे धीरे N14 की मात्रा बढ़ने लगेगी, N15 वाला सिर्फ नाम मात्र के लिए रह जाएगा 2-4 जनरेशन के बाद। N14 वाला, देखो मेरी बात सुनो, इधर N15 वाला कितना है? 2, और वही है इकलौता। लेकिन फिर देखना कितने रह गए? 2 बराबर हो गए। फिर N14 वाले मतलब रेड वाले भाई साहब कम से कम 2 2 4 1 5 और 1 6 आ गए, और वो सिर्फ 2 ही है। अगली जनरेशन में N15 वाले 2 ही रहेंगे, लेकिन N14 वाले और बढ़ जाएंगे। फिर उससे अगली जनरेशन N14 15 अभी भी 2 ही है, 14 और बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे जो भी नया आ रहा है हम उसको N14 से कोड कर रहे हैं, तो धीरे धीरे N14 की मात्रा बढ़ने नहीं लगेगी, ये बैंड स्ट्रिप बढ़ने नहीं लगेगा, और ये वाला N15 जो है वो एज इट इज रहेगा, और लगभग बाद में हमें दिखाई भी नहीं देगा क्योंकि ये इतना ज्यादा बढ़ चुका होगा N14 वाला। अब बता समझ में नहीं आया? बहुत बेसिक दिमाग लगाना है इसके अंदर, बहुत।
बहुत आसान है यार, ये कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बस तुम्हें ऑनलाइन वालों को थोड़ी सी कलर के साथ दिक्कत हो रही है, अभी तो समझ में आ गया बाकियों को, यहाँ तक सोच लो आराम से। बोल प्रतिभा अगर समझ में नहीं आ रहा तो रह जाएगा, N14 और 15 रह जाएगा, मतलब रह जाएगा मतलब नहीं समझा मैं, कल्चर मीडियम में डाल रहे मैडम, रह जाएगा तो मतलब क्या? जल्दी लिख, जल्दी, टाइम नहीं है उतना, जल्दी लिख। देखना है प्रीति भैया, आप ही क्यों एंड करेंगे, मैंने वेस्ट चला गया ये आपकी स्नैप डाल रहे हैं। अरे नहीं, आपने बोला क्लास ओवर तक मैं लिख लूंगा, मैं लिखने जा रही थी बस। N14 में रह जाएगा कैसे? अरे N14 और 15 का एक बैंड ही रह जाएगा, एक ही है ना, क्योंकि N15 वाला तुमने सिर्फ 2 स्ट्रिप ली थी, अब जो भी नया ऐड हो रहा है N14 ऐड हो रहा है, तो धीरे धीरे करके N15 नाम मात्र के लिए रह जाएगा ना यार, मतलब होगा, लेकिन जैसे जैसे रेड की मात्रा बढ़ने लगेगी तो ये दिखाई देगा हाइब्रिड, नहीं दिखाई देगा, यही तो मैं बोल रहा हूँ। जो नया ऐड हो रहा है वो N14 है, मतलब रेड वाला, जो पुराना है वो N15 है, मतलब ब्लैक वाला, तो धीरे 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 वो ऑलमोस्ट सेम ही रह जाएगा, मतलब वो कम कम होता जाएगा और वो रेड वाला बढ़ता रहेगा, बस इतना सही तो बोलना है। ये कंफ्यूजन है तो बोलो, अभी बताओ, अगर कंफ्यूजन हो गया तो बताओ। समझ आ गया अभी? ठीक है, सोच ले आराम से, ठीक है, ओके तो तूने लिख दिया है, आराम से सोच ले, ठीक है, फटाफट से अगले सेशन में आओ, अगले सेशन में लिखने का काम करेंगे, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? टॉपिक डाल देना इस पूरे के लिए, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, फटाफट से अगले सेशन में आओ, फिर कंटिन्यू करो।